एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का मॉड्यूल नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में देखेंगे। इसके पीछे आपको सूडो फोर्स के बारे में बताए थे, ठीक है। सूडो फोर्स क्या था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं, तो उसे वैलिड करवाने के लिए एक इमेजिनरी फिक्टिशियस फोर्स की ज़रूरत पड़ता है, जिसे हम लोग सूडो फोर्स बोलते थे, ठीक है, फेक फोर्स यानी। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले हम क्या बताए थे, सूडो फोर्स बताए थे, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम, जिससे पीछे के मॉड्यूल्स में भी आपको इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार आज बता देते हैं कि व्हाट आर द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टॉपिक है आपका, जिसमें पहला टॉपिक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या होता है कि किसी भी बॉडी को वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अनअसलरेटेड बॉडी क्या रहता है, अनअसलरेटेड ही रहता है। ये रेस्ट में है या मूविंग में। अगर मूविंग में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो, क्योंकि जहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है वहाँ पे वो क्या कर देता है अपना, जैसे वेलोसिटी चेंज हो जाता है तो वहाँ पे उसका असलरेशन भी चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। कब वैलिड होगा, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। अगर रेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट में ही रहेगा। अगर मोशन में भी है तो वो क्या रहना चाहिए, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रहना चाहिए। और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, जिसे हम लोग दूसरे डिफिनीशन के थ्रू भी इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे आप मान लीजिए कोई टेबल पे बुक रखते हैं तो वही रहता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, अनअसलरेटेड बॉडी इज अनअसलरेटेड, ठीक है। तो द फ्रेम, तो इस तरह से हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू विच एन अनअसलरेटेड बॉडी इज अनअसलरेटेड। बॉडी में भी कोई असलरेशन नहीं है और वो जिस फ्रेम में है वो भी क्या है, अनअसलरेटेड है। एट रेस्ट और मूविंग, जैसे मान लीजिए आप बस पे बैठे हुए हैं, कोई गाड़ी पे बैठे हुए हैं, अगर उसका हम वेलोसिटी को चेंज ना करें तो भी हम किस में काउंट कर लेंगे, इनर्शियल फ्रेम में काउंट कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे अनअसलरेटेड बॉडी इज अनअसलरेटेड दैट एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया फोर्स होता है, जो वो वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूटन्स लॉ वैलिड है। इट इज ऑल्सो नोन एज अनअसलरेटेड एंड नॉन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम दूसरे इनर्शियल फ्रेम को कभी कभी आपके अनअसलरेटेड या नॉन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आई होप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया होगा। अब आते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम में। तो सूडो फोर्स का नाम अभी बता रहे होंगे, तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, पीछे भी बताए होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई बस है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक बॉल लटका दिए, इस तरह से बॉल लटका दिए। बस जब ये चलना स्टार्ट किया, मोशन में आया, तो क्या हुआ, यहाँ से बॉल पीछे की ओर चला गया। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ तो एक्चुअली में कोई फोर्स लगा नहीं, तो ये जिस फोर्स की वजह से यहाँ पीछे हुआ, ठीक है, उसको हम लोग इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल बोलेंगे। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तब वो अगर रेस्ट में है तो मोशन में जाता है, और मोशन है तो रेस्ट में आ जाता है। या वहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए कि रिटार्ड और असलरेट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी मोशन में था, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिए, अभी हो गया 9 मीटर पर सेकेंड से। मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, घट गया ना। तो फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है, या कोई बॉडी रुका हुआ रेस्ट में है, अब वो कहाँ चला गया, मोशन में चला गया। या ऐसा होता है कि कोई बॉडी मोशन में है, अब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए तो वो रेस्ट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये पीछे चला गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। और यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कैसा फोर्स एक्ट कर रहा है, सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे।
वही नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम है। तो द फ्रेम ऑफ रिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू विच एन अनअसलरेटेड बॉडी इज असलरेटेड। अनअसलरेटेड बॉडी किसमें हो, असलरेटेड हो, इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल। यहाँ पे फर्स्ट लॉ न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इट इज ऑल्सो नोन एज असलरेटेड एंड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम लोग असलरेटेड और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। एनी रेफरेंस फ्रेम विच, अच्छा अगर एग्जांपल इसका मांगे इनर्शियल का तो यर्थ दे देंगे। यर्थ जो है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंतर्गत आता है। एनी रेफरेंस फ्रेम विथ यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन, ए कार्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। कोई गाड़ी है जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, उसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ठीक है। एनी एयरक्राफ्ट मेकिंग ए टेक ऑफ रन। ठीक है। तो ये सब आपका नॉन इनर्शियल का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं, आपके सिलेबस में था रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके सिलेबस में था रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या किसके किसके बारे में देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और यूलर्स फोर्स के बारे में। ठीक है। तो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट्स फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो स्पेशल केस है किसका, नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम का। दैट इज रोटेटिंग रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। an everyday example of a rotating reference frame is the surface of the earth। एन एवरीडे एग्जाम्पल, जो आप सरफेस पे इसका एग्जाम्पल आप कहाँ लेते हैं, जो अपना आप सरफेस देखते हैं डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऑल नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एक्सिबिट या फिक्टिशियस फोर्स, इसका मतलब काल्पनिक होता है, इमेजिनरी। ठीक है, काल्पनिक फोर्स। रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम आर कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री फोर्सेस। पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है कोरियोलिस फोर्स और तीसरा है आपका यूलर्स फोर्स। ठीक है। तो यही कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में देखेंगे हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। और तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, मतलब असलरेशन क्या है। फोर्स की बात करें अगर यहाँ से, तो आपके सिलेबस में असलरेशन था। अगर फोर्स की बात करता क्या होता है, मास इंटू असलरेशन। अगर सेंट्रीपिटल असलरेशन निकल जाए, उसे मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ठीक है। किसी चीज का असलरेशन मालूम है, उसके मास से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर ऐसे तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके मतलब कि टॉपिक में नहीं था, लेकिन फिर भी डिफिनीशन बोल देते हैं कि मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स दैट मेक्स ए बॉडी फॉलो ए कर्व्ड पाथ। इट इज नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ। क्लियर है कि एक सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो एक अंदर की ओर फोर्स एक्ट होता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो दो तरह के जो होते हैं, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो सेंट्रीपिटल होता है जो टूवार्ड द सेंटर होता है, और टूवार्ड द सेंटर होता है, और इसको जो इसके जो अपोजिट लगता है वो क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सब कहानी तो आप लोग पहले पढ़े हुए होंगे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे हम लोग सेंट्रीपिटल असलरेशन देखने वाले हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल असलरेशन। सेंट्रीपिटल को हम लोग नॉर्मल असलरेशन के नाम से जानते हैं, जिसका वैल्यू जो होता है यहाँ पे प्रूफ करके लाया गया है। सेंट्रीपिटल असलरेशन कितना होता है, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। कितना होता है, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसको प्रूव भी करेंगे, डिराइव भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इतना पता है यहाँ पे। तो चलिए पहले कुछ टेंजेंशियल असलरेशन के बारे में सुनते हैं। टेंजेंशियल असलरेशन पता है, कभी सुने होंगे या नहीं सुने हैं, तो यहाँ सुनिए कि टेंजेंशियल असलरेशन यहाँ पे जीरो होता है। कहाँ पे, जब सर्कुलर पाथ पे जब ये मूव कर रहा होता है, तो इस पे यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। क्यों, जहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है। तो ऐसे इसका फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, आर इंटू अल्फा होता है। ठीक है, आर इंटू अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, आर इंटू अल्फा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। या कहीं पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन वहाँ पे जीरो ही होता है। ठीक है। चलिए, तो ये चीज तो हो गया। अब डिराइव करते हैं सेंट्रीपिटल। ऐसे देखिए, सबसे पहला पॉइंट सुनिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में, कि ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है।
दूसरी बात, इसका जो फॉर्मूला होता है यानी जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। दूसरी बात, इसका डेरिवेशन देखेंगे तो डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है। तो इसको डिराइव करते हैं कि एक सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से इसका वेलोसिटी हो गया कोई v1 v2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, मान लीजिए इसी यहाँ v2 निकल है तो मान लीजिए यही v2 है। यहाँ पे p कोई पॉइंट p हो गया, q पॉइंट पे एक ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, v1 हो गया, ठीक है, ये v2 हो गया। किसी को मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई सेंटर होगा जहां से इसका डायरेक्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, तो ये हो गया रेडियस। अब यहाँ पे बीच में कोई एंगल होगा तो उसको हम लोग डेल थीटा से मान लिए हैं, ठीक है। और इसके बीच में पी और क्यू को मिला दिए, कॉर्ड मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ से थीटा 1 ये हो गया आपका थीटा 2, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे जो वेक्टर वेलोसिटी है दोनों का, पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे, वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, डेल थीटा इन डेल टाइम, ठीक है, एक छोटी सी टाइम के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, इस दोनों वेलोसिटी के पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के वेलोसिटी को एक पॉइंट पे डिस्प्लेस्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v1 हो गया, v2 हो गया, ये दोनों को मिलाने वाला क्या हो गया, डेल v हो गया। तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ओ डैश, पी डैश, ये हो गया आपका क्यू डैश। यहाँ पे इसका नाम क्या था, यहाँ पे नाम था ओ, यहाँ पे था पी, यहाँ पे था क्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया। अब इसको हम ट्रायंगल का, जो सिमिलर ट्रायंगल का जो रूल था उसको लगाते हैं, ओ डैश पी डैश क्यू डैश एंड ट्रायंगल ओ पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे कर रहे हैं पी डैश क्यू डैश अपॉन क्या है, और कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ओ पी ओ डैश पी डैश, तो इधर कितना हो जाएगा, पी क्यू बटा ओ पी, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं कितना है, पी डैश क्यू डैश, तब पी डैश क्यू डैश कितना है यहाँ पे, पी डैश क्यू डैश डेल भी है, तो डेल भी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी, डेल भी अपॉन भी हो जाएगा, डेल भी अपॉन भी, एक सेकेंड, यहाँ पे v1 था, ये क्या था, v2 था। तो कोई भी v1 v2 क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, तो v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो v1 जितना होगा मैग्नीट्यूड उसका v2 के बराबर ही होगा। तो डेल भी अपॉन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, डेल भी अपॉन v। उसी तरह से हम पी क्यू वाला में देखते हैं, अभी इधर वाला देखिए ऐसा लिख दिए थे पी की, इसको मिटाते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पे जो वैल्यू पुट किया हुआ है इस तरह से किया हुआ, इधर है पी क्यू वाला, पी क्यू अपॉन ओ पी, इधर है पी डैश क्यू अपॉन ओ पी डैश, ठीक है, डैश वाला इधर है, तो डेल भी अपॉन भी हो गया, इधर क्या हो जाएगा, इसको बिना डैश वाला में देखते हैं, तो पी क्यू कितना है, डेल आर है, डेल आर है, तो डेल आर अपॉन इसका ओपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ओपी का वैल्यू रेडियस के बराबर है, तो रेडियस हो जाएगा बटा रेडियस। अब क्या करते हैं, डेल टी से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो डेल टी से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर रेडियस को, अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है। अब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, असलरेशन आता है। और कौन सा असलरेशन यहाँ पे आएगा, सेंट्रीपिटल असलरेशन आएगा। तो सेंट्रीपिटल असलरेशन क्या हो गया, v इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, और v का वैल्यू आप जानते होंगे आर इंटू ओमेगा, v का वैल्यू कितना होता है, आर इंटू ओमेगा। तो वहाँ पे भी स्क्वायर के जगह पे पुट कर देंगे आर इंटू ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो वही सेंट्रीपिटल असलरेशन कितना हो गया, आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो आर ओमेगा स्क्वायर, आर से आर एगो आर कैंसिल आउट हो गया, तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यही छोटा सा एक प्रूफ था जिसको यहाँ पे कर दिए, ठीक है। यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं भी हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप सोच ले कि जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा तभी ये फार्मूला है, नहीं भी हो तो फार्मूला यही है,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो इसलिए छोटा छोटा पॉइंट जो भी होता है हम नोट्स में लिख देते हैं ताकि कभी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो आई होप यहाँ से एक बार रीड आउट कर देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है, यहाँ पे जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी है बीच में क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल होता है और ये वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो कितना होता है, आर इंटू अल्फा होता है। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसका फार्मूला करने के लिए तो आप सबसे पहले ये वाला फिगर तो क्लियर होगा, एक बार फिगर फिर से समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया हो यहाँ तो। यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट पी पॉइंट ले लिए जहाँ पे इसका वेलोसिटी v1 या v2 जो भी मान लीजिएगा, ये v1 हो गया तो यहाँ पे v2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट सेंटर से पॉइंट है, यहाँ पे ई पी क्यू पॉइंट से मिला दिए, पी पॉइंट से मिला दिए। ठीक है, तो इसको मिलाने वाला क्या, इसको डेल आर बोल दिए। ठीक है, दोनों वेक्टर को मिलाने वाला। अब यहाँ से इसी तरह से सेम ही ये दोनों पॉइंट को, ये v1 है, देखिए ये v1 था, एक ही पॉइंट पे ले आते हैं दोनों को, यहाँ पे क्या हो गया, v2 हो गया। तो इसको वेक्टर को मिलाने वाला, इसको क्या कर देते हैं हम, डेल भी बोल देंगे। ठीक है, डेल भी वेक्टर। तो यही था ये ओ पॉइंट, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट। ओ पी क्यू तो पहले से था तो यहाँ हम डैश लगा देते हैं। ऐसी दोनों को सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पे इसको क्या कर दिए हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर दिए हैं, जहां से आपको इसका एक्सेलरेशन आ गया है कितना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, लेकिन इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, भी का वैल्यू आर इंटू ओमेगा पता होता है, तो भी की जगह आर इंटू ओमेगा पुट कर देंगे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए डिफिनीशन एक्सेलरेशन ऑफ, इसका डिफिनीशन की बात करें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डिफिनीशन की बात करें तो क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर डिफिनीशन लिखने बोलेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख कर डिफिनीशन पहले ही लिख दीजिएगा, इट इज ए ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन। और उसके बाद यहाँ पे पहले डिफिनीशन ही इसका लिख दीजिएगा, उसके बाद डेरिवेशन कर दीजिएगा। अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आए तो 2 नंबर में आएगा तो खाली एक्सेलरेशन का डिफिनीशन लिख दीजिएगा, एक्सेलरेशन और उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है, बस है, ए सी इजकल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ए सेंट्रीपिटल फॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, डिफिनीशन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन की बात करें, टोटल एक्सेलरेशन तो सबसे पहले पहला पॉइंट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो आर इंटू अल्फा होता है, या इसको हम लोग डेल भी अपॉन डेल टी के नाम से जानते हैं, मतलब करते हैं वही वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आर इंटू अल्फा हो जाएगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। टोटल एक्सेलरेशन की बात करें तो टोटल एक्सेलरेशन जो होता है अंडर रूट टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। ठीक है, तो ए इजकल टू टोटल एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किए हैं, और अंडर रूट टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, नॉर्मल मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दोनों को अंडर रूट का स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ पे। तो ए इजकल टू यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन है, यहाँ ए ही इसका वैल्यू दे देगा। ए इसलिए यहाँ पे लिखें ताकि यहाँ से ए एक न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में एक न्यूमेरिकल था जो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ठीक है, अभी जस्ट देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज होगा तब तो एक्सेलरेशन होगा, चेंज नहीं हो रहा है मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन एलोंग सर्कुलर, सर्कुलर है तो एटी कांस्टेंट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो बाकी तो आप जानते ही होंगे, v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as होता है। तो यहाँ पे तो लिख दिए, चलिए यही क्वेश्चन करना था। तो ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2.02 ही हुआ, एट ए स्पीड बाई v इजकल टू 4t। ठीक है, इसका वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो कितना है, 4t है, वेयर वी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है वो किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, एंड टी इज इन सेकेंड, और टी है यहाँ टाइम किसमें, सेकेंड में। तो फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टी इजकल टू 1 सेकेंड,
1 सेकेंड पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताएं और 1 सेकेंड पे टोटल एक्सेलरेशन बताएं। तो सबसे पहली बात करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, dv/dt, जिसको r इंटू अल्फा बोलते थे आप। अभी जस्ट पीछे फॉर्मूला आपको बताए थे, कितना होता है, r इंटू अल्फा या dv/dt होता है। तो वेलोसिटी जब दिया हो तो हम dv/dt से ही निकालेंगे। तो वेलोसिटी आपका कितना दिया होता है, 4t, 4t/t। तो t से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 यहाँ कोई अगर मान लीजिए ऐसा कि 4t आता तब ना t का वैल्यू यहाँ 1 सेकेंड पुट करते। यहाँ तो एक सिंपल वैल्यू हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो ही आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर यही रहता मान लीजिए कि 4t² तो टी के जगह कितना पुट करते कि ए नंबर में क्या बोला है, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, तब टी के जगह 1 पुट करते। लेकिन एक तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया, 4t को एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो वैल्यू उसका कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो यही आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अब आते हैं, अब पूछा है दूसरा में क्या पूछा है, टोटल एक्सेलरेशन। दूसरा नंबर में क्या पूछा है, टोटल एक्सेलरेशन। एक सेकेंड, तो टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, अंडर रूट टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। यानी हमको पहले नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, पहले हमको नॉर्मल एक्सेलरेशन। और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता था, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन एक और फॉर्मूला था v² अपॉन r, इसी में ना v का वैल्यू r इंटू ओमेगा पुट किए तब r ओमेगा² आ गया। पहले हम लोग क्या प्रूफ किए थे यहाँ पे, पहले हम लोग प्रूफ किए थे भी, देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या किए थे, v² अपॉन r। अब इसी v का वैल्यू r ओमेगा पुट किए थे, है ना। तो वही फार्मूला डायरेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी के टर्म में दिया हुआ है ना, तो ये वेलोसिटी के टर्म में यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर देंगे। एक सेकेंड, तो v का वैल्यू कितना था, 4t का होल स्क्वायर अपॉन r। 4t का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4×16t²। r रेडियस कितना दिया था, 2 सेंटीमीटर, तो 16/2। और टी का वैल्यू कितना, 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड यहाँ टी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 16 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी हो गया 8। अब टोटल एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, अंडर रूट टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। तो टेंजेंशियल कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस नॉर्मल कितना है, 8 का स्क्वायर, तो हो गया अपना अंडर रूट 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन के बारे में देखे, आगे हम लोग देखेंगे कोरियोलिस एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कोरियोलिस एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग कोरियोलिस एक्सेलरेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।